अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने प्राचीन लोगों और उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि पुराने ज़माने में लोग खाना कैसे ढूंढते थे, क्या उगाते थे और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी कैसे बदली। सोचो, जब बाज़ार ना थे, ना फ्रिज थे, ना फार्मिंग टूल्स, तब लोग अपना खाना कैसे मैनेज करते होंगे। इसी इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब हमें इस अध्याय में मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अध्याय 3, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। नई नुआ का भोजन। आज नई नुओ अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े में के छोटे से बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते नई नुओं को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था। विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूँ या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखा और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तो क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा।
तो आइए बताते हैं बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। आपने अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह ये है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इन दांतों को यहाँ पे चित्र में आपको दांत दिख रहे होंगे, देख लीजिए। इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। देखो ये जो है, ये इसके दांत आप देख रहे हैं नुकीले हैं, तो ये जंगली सूअर का है। और ये दांत, ये वाला दांत, ये पालतू सूअर का है। ये वाला पालतू सूअर का है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई है। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। अनाज के उपयोग बीज के रूप में, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनाज यहाँ पे रखा हुआ है। आइए बात करते हैं एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। भोजन को अनाज और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को उसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने फीट के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। तो आप ये कारण लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जानवर चलते फिरते खाद्य
भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ये बात करते हैं भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। आज हम जानवरों का उपयोग किस लिए करते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2, पृष्ठ संख्या 14। देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान सकते हैं। नीचे की तालिका से तुम ये जान सकते हो कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉलम बना हुआ है। एक में लिखा है अनाज और हड्डियाँ और दूसरे में पुरास्तर। अनाज और हड्डियाँ और पुरास्तर। अब देखो कहाँ, गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी कहाँ पाए गए? मेहरगढ़, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये कहाँ मिला है? कोल्डिहवा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान पाए गए हैं, ये कहाँ है? महागढ़ा, ये भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। गेहूँ और दलहन, ये गुफकराल, जो कि कश्मीर में है। गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये कहाँ पे है? बुर्जहोम, जो कि आधुनिक कश्मीर में है। और आपको पता भी है बुर्जहोम में एक गड्ढा भी पाया गया है। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये कहाँ पाए गए? चिरांत, जो आधुनिक बिहार में है। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, ये है हल्लूर यानी आंध्र प्रदेश में। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर, ये कहाँ पाया गया है? पयमपल्ली, जो कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं, बाकी का आप खुद से पता लगा सकते हो। अब है अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम, जो कि कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा गया है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। आप एक गर्तावास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी
मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाणयुगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये देख लीजिए आप, पत्थरों के औजार, जैसा कि आप पिछले अध्याय में भी देख चुके हैं कि पत्थरों के औजार से वो लोग क्या उपयोग करते थे। नवपाषाण युग के पुरातन स्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। ये देखिए, ये है मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ पे देखते हैं, नवपाषाण युग के पुरातन स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अन्य रीति रिवाज, पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है। इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। जनजाति, प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इसी तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधों की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान ना पहुंचाए। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि छोटे बच्चे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करती हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनकी ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है।
जनजातियों की संस्कृति परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। ज़मीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले कामों की एक सूची बनाओ। महिलाएं क्या क्या काम करती हैं? कौन से ऐसे काम हैं जो स्त्री पुरुष दोनों करते हैं? तो आप इसकी सूची बना लेना। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। आप मानचित्र 2 देख लीजिएगा, ऊपर है। मेहरगढ़ ढूंढो। ये ईरान जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रास्ते पर बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। अब आप यहाँ पे आपको एक जवाब मिल गया, बोलन दर्रा। बोलन दर्रा कहाँ है? ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो सबसे पहले गेहूँ और जौ कहाँ उगाया गया? तो मेहरगढ़ में। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। उनके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों के ही हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के? इस चित्र को देखो। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि पर रहना शुरू किया होगा। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इस कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद यह एक टोला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो सबसे निचले स्तर पर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर के बाद के युगों के होते हैं। यही का ऊपरी तथा निचली तहें आम तौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती हैं। देख लो, सबसे निचला स्तर, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कब्र के साथ यहाँ पे ये भेड़, यहाँ पे ये बकरी है। दाओकली हेडिंग मानचित्र 2 में आप लोग देख लीजिएगा। दाओजली हेडिंग ढूंढो। ये पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः ये पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से
काष्ठास में अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। अन्यत्र आप एटलस में तुर्की डोडो नौपाषाणियों के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल ह्यूग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि इस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का उपयोग होता होगा। कल्पना करो, आप ये सब देख लीजिएगा। यहाँ पे उपयोगी शब्द हैं कृषक, पशुपालक, नौपाषाण युग, बर्तन, जनजाति, गांव, घर और कब्र। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर, आप क्वेश्चन है आओ याद करें, आप ये सब आओ चर्चा करें, आओ करके देखें। बाकी अध्याय 4, अब हम अध्याय 4 आरंभिक नगर ये कल पढ़ेंगे।